हेलो बच्चा लोग, इस थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इसको समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के में अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, कोई भी सिस्टम है, अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो सिस्टम को जब हीट मिलेगी तो जाहिर सी बात है उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर का रिलेशन है इंटरनल एनर्जी से। जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। और तो जो हीट का है मैक्सिमम पार्ट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूटिलाइज हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट में कुछ वर्क डन हो जाएगा, कुछ वर्क परफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट दें तो हीट दो पार्ट में यूटिलाइज होगी। पहला तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, चूंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। ओके, इंटरनल एनर्जी का मतलब समझा देता हूं आपको। किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम उसको हीट अप कर दे तो जाहिर सी बात है हीट देंगे तो वो मूव करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। जैसे आप पानी गर्म करते हो, देखिए उसके मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं लिक्विड के, क्योंकि हीट की वजह से मोशन आ जाता है। तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और जब मूव करेंगे तो बार बार हर एक गैसेस मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को बदलेगा। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा बार बार तो जाहिर सी बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम्मिश्रण होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब सोचिए अगर उस गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ही ना हो, यानी वो हीटेड ना हो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। इट मींस अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचता है वो वर्क डन में कंज्यूम होता है। तो इसका मतलब किसी सिस्टम को जो हम हीट देते हैं तो दो पार्ट में वो होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसका वर्क डन। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां देखिए हीट का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। यानी यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? हमने क्लास 5 से सीखा है कि एक ऐसी एनर्जी जो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल उसका फॉर्म बदल सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस रूल इज डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारे प्रोसेस पे क्या इफेक्ट होता है इसको हम पढ़ते हैं। तो यहां पर एक टर्म मैं आपकी क्लियर कर दूं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ये बहुत पूछी जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है अभी मैंने बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल को अगर हम हीट दे दें तो उसमें मोशन आ जाएगा, यानी मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब वो गैसेस मॉलिक्यूल बार बार अपनी पोजीशन को बदलेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी इन दोनों एनर्जी का जो सम्मिश्रण होता है, टोटल जो एनर्जी होती है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब यहां पर जो बात शुरू हुई वो शुरू हुई हीट देने से, यानी टेम्परेचर से बात हुई शुरू। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी is a function of temperature. Internal energy is a function of temperature. यानी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का एक फंक्शन है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है, कैसे
जो भी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, कैसे डिपेंड करते हैं वो हम देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे, स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस पे। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया, आइसो का मतलब सेम होता है और कोरिक को रिलेट कर सकते हैं वॉल्यूम से, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होता है, किसी भी गैस के थ्रू जो भी वर्क डन होता है वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन जो होता है वो होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या होगा, जीरो, दैट विल बी जीरो। अगर और आपको समझना है तो मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरा है, यहां पर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, यानी 1 मीटर क्यूब है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर वर्क डन जीरो हो जाएगा तो यहां पर वर्क डन के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, जीरो। इसका मतलब जो भी हीट दी जाएगी, देखिए हीट किसके इक्वल आ गई, इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ गई, यानी सिस्टम को जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में वो उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। यानी हम बोल सकते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगी, सॉरी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। तो ये इफेक्ट था आइसोकोरिक प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब हम देखते हैं बाकी प्रोसेस क्या क्या इफेक्ट होता है। हम बात करेंगे इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है। मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि इसको याद करने के लिए आप थर्मोफ्लास्क को याद कर लीजिए, उसमें ना तो हीट बाहर जा सकती है और ना बाहर की हीट अंदर आ सकती है। इट मींस एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, हीट विल बी कांस्टेंट। तो अगर हीट कांस्टेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो हीट हमने कांस्टेंट कर दी तो हीट को हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्ल्यू के इक्वल आ गया। इट मींस इस सिस्टम में जो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वो किस वजह से बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगी। अब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में के अंदर गैस भरी हुई है, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहां पे इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। हमने क्या किया, इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, यानी हमने सिस्टम पे वर्क किया, यानी हमने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका वॉल्यूम कम होकर 0.5 मीटर क्यूब हो गया, यानी 1 मीटर क्यूब से कितना हो गया, 0.5 मीटर क्यूब। तो अब अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज क्या हुआ, 0.5 माइनस 1,
यानी यहां देखिए वर्क डन नेगेटिव आता है। वर्क डन किस कंडीशन में नेगेटिव आता है? जब हम वॉल्यूम कम करते हैं, क्योंकि जब हम चेंज इन वॉल्यूम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या था? 0.5, इनिशियल क्या था? 1 मीटर क्यूब। तो इट मींस वर्क डन नेगेटिव होता है, और जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी हमने वर्क किया। इसी का दूसरा केस लेते हैं। अगर इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और इन गैसेस मॉलिक्यूल्स को हमने हीट दे दी, एक कंडीशन मान लीजिए, तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ खिसका देंगे। तो मान लीजिए पहले वॉल्यूम 0.5 था, अब वॉल्यूम बढ़ के 1 मीटर क्यूब हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां पर ये क्या हुआ? ये हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि गैस ने वर्क किया, गैस ने एक्सपैंड किया, वॉल्यूम बढ़ा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम बढ़ता है दैट इज वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम, और अगर वॉल्यूम कम होता है दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये दोनों प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वर्क डन ऑन द सिस्टम के इक्वल होगी। अगले प्रोसेस की हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस आप जानते हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसके पहले लेक्चर में बता चुका हूं, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ सकता है ना, इट मींस वर्क डन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन गैस एक्सपैंड कर सकती है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इट मींस वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहां पे हम डब्ल्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे? पी इंटू डेल्टा वी। ये होगा। दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस पे ये एप्लीकेशन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब हम अगले प्रोसेस की बात करेंगे। अगला प्रोसेस हमारा है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज में वापस आ जाता है, यानी जो शुरुआत में टेम्परेचर होता है वही बाद में टेम्परेचर होता है। सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है जहां से हम शुरू करते हैं। इट मींस इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और अभी मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो बच्चे अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें यहां पे, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्या है? 0, क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहां पर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू के। इट मींस यहां पर जो भी सिस्टम को हीट मिलेगी, हीट गिवन टू द सिस्टम, वो क्या हो जाएगी? वो सिर्फ वर्क डन करने में ही खर्च हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम, बिकॉज यहां पर वर्क डन पॉजिटिव आया है। तो इस प्रोसेस में जो भी हीट मिलेगी सिस्टम को, वो वर्क डन करने में ही स्पेंड हो जाएगी। ओके, अब लास्ट हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस आइसोथर्मल प्रोसेस। वी विल डिस्कस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब फिर से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बेटा, तो इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो क्या होगा?
जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंटरनल एनर्जी पर। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से ही बढ़ती है, तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया। अगेन अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अप्लाई करें, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू क्यू। इट मीन जो भी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे वो वर्क डन करने में ही स्पेंड हो जाएगी। तो यहां पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे एप्लीकेशन कवर कर लिए। ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ हम होंगे।